हेलो फ्रेंड्स, सीटेट क्रैकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मैथ्स पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर के आए हैं। ये सवाल आपके होंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी उत्तम क्रम में है ना। अगर आपको प्राइमरी स्टेज पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ टॉपिक पढ़ाना है तो आप कैसे कैसे पढ़ाएंगे, है ना, कौन से सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। तो एक बात आप जान लीजिए, जब भी कोई चैप्टर आप स्टार्ट करेंगे, प्राथमिक हो या फिर यहाँ तक 6 to 8 तक की बात बता रहे हैं हम आपको, कोई भी चीज़ को आप स्टार्ट करेंगे किसी भी मूर्त चीज़ से लेकर के, है ना, मूर्त कंसेप्ट से, जो बच्चा देख चुका है, जो जिसको वो पहले से उसका नॉलेज है ना, तो आप मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पहला बात, यहाँ पे जो ऑप्शन बोल रहा है प्रमाणिक मापों का उपयोग, बेचारा अभी देखा ही नहीं है ना, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है तुलना करना, ठीक है, आप प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, जैसे कि आपका हैंड हो गया, है ना, आप हाथ से मेजर कर लेते हो अपने फिंगर्स की सहायता से, इस तरीके से। इसके अलावा जो भी आपके पास अवेलेबल होता है, जैसे आपके पास अगर गिल्ली डंडा किसी बच्चे के पास अभी रखा हुआ है या फिर कोई पेन रखा हुआ, पेंसिल रखा हुआ है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे। जैसे आपको ए बी और पी क्यू जो है कोई लंबाई दे दिया गया है, यहाँ पे मेज़र करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, एक अपीयरेंस के बेसिस पे आप तुलना कर लेते हैं कि हाँ भाई ये जो है आपका बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों को जो है बताते हैं कि हाँ आपका प्रमाणिक इकाई के रूप में जो है आपके पास स्केल है ना, कुछ इस तरीके का। उसके बाद हम उसका उपयोग करने के लिए दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 तो ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, तुलना करना, प्रमाणिक मापों का उपयोग करना। और यहाँ पे बोल रहा है कि पहले उपयोग करना, फिर बोल रहा है विकसित करना, तो होगा नहीं। और लास्ट में बोल रहा है कि प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, तो ऑप्शन नंबर 1 की तरह ये कट गया आपका। और राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है ना। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है, ठीक है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है, किस चीज़ का उद्देश्य करता है। कोई छात्र है ना, वो दशमलव वाली संख्याओं को क्या कर रहा है, जैसे कि 2.72, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, दशमलव के 2 स्थान तक। जैसा कि रूल कहता है कि आप जब भी कोई दशमलव वाली संख्या लिखो, डेसिमल नंबर, तो आप कम से कम एटलीस्ट दशमलव के 2 अंक तक, है ना, आप लिखो। जैसे कि √4 का, है ना, नहीं सॉरी, √2 का वैल्यू लिखना है तो 1.41, है ना, इस तरीके से आप लिखते हो। कम से कम 2 प्लेस तक आप लिखते हैं, ऐसे 3 तक, लेकिन 2 तक कम से कम आपको लिखा जाता है। तो ये क्रम का भी पालन कर रहा है। इसके अलावा, है ना, 2 स्थान तक लिख भी रहा है, इसके अलावा जो है क्रम का भी पालन, क्रम में भी रख रहा है उसको, है ना, क्रम में रखने और उसको तुलना करने की योग्यता रखता है। तो यहाँ पे तुलना करने का भी योग्यता रख रहा है। मतलब क्या हुआ कि बच्चा यहाँ पे समझ पा रहा है कि हाँ भाई 5.08 लिखा हुआ है या 5.80 लिखा हुआ है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब तुलना करने आ रहा है कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है ना। 0 को अगर इधर उधर कर दिया जाए तो क्या डिफरेंस हो सकता है, 0 के जगह कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे बच्चा छोटा बड़ा को भी समझ जाता है। तो ये अधिगम के कौन से उद्देश्य को उल्लेख करता है। तो मतलब पहला जो ऑप्शन है आपका विषयात्मक ध्येय, नेक्स्ट है आपका प्रक्रियात्मक ध्येय, है ना, मतलब कंटेंट को है, प्रोसेस, डिस्पोजिशन या फिर सोशल गोल। तो डिस्पोजिशन और ये सब तो हो नहीं रहा है, सोशल, प्रोसेस गोल ये तो कभी हो नहीं सकता। प्रोसेस गोल में होता तो कब होता, जब भी आप कोई समस्या को, है ना, क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी समस्या है। आइडेंटिफाई करने के बाद आप डेटा एकत्र करते हो, फिर धीरे धीरे जो है आप फॉर्मूला निकालते हो और इस तरीके से किसी भी चीज़ को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लाते हो और इस तरीके से आपका सॉल्व होता है। तो यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है कि यहाँ पे 5 स्टेप्स में जो है आपका कुछ कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका विषयात्मक ध्येय, मतलब बच्चे को जो है कंटेंट का नॉलेज है, तभी तो वो दशमलव को 2 स्थानों तक, है ना, को क्रम में रख रहा है और उसकी तुलना करने की योग्यता रखता है। मतलब बच्चे को जो है डेसिमल के कंटेंट की जानकारी अच्छे से है। नेक्स्ट चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल जो है वो उपकरणों की आवश्यकता होगा, ठीक है। बच्चों को क्या करना है, डेवलप करना है किस चीज़ का कंसेप्ट, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन, है ना। क्लास 4 का चैप्टर है आपका सिमेट्री एंड रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स सिमेट्री और रिफ्लेक्शन को पहले समझ लीजिए आप। सिमेट्री आप समझ रहे होंगे, है ना, जैसे ये आपका आयत है, इसको अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री, ये आपका क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है ना। तो
अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से आप खींचें कि ये जो आकृति है वो क्या हो, बराबर दो भागों में बढ़ जाए, ठीक ना, एक दूसरे को क्या कर ले, ये ढक ले, तो इस तरीके से अगर है तो वो क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या किया, दोनों को आकृति को आपका ढक लिया या एक ही तरह के दिखता है आपका, तो ये कहलाता है सिमेट्रिकल। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन जैसे कि आपका इस तरीके से आपने आर लिखा, अब मान लीजिए कि ये जो है आपका क्या है, मिरर है, ठीक है, तो आर मिरर में कैसे दिखेगा आपका, ऐसे दिखेगा, मतलब जब इसको आप उल्टा करें तो आपको बिल्कुल सही ऐसे दिख जाए और इसको उल्टा करें तो इस तरीके से, तो ये होता है आपका सिमेट्री। अब आप बताइए फ्रेंड्स, क्या इस तरीके से क्या ये सिमेट्री है, ये दोनों सिमेट्री है? अगर यहाँ पे मिरर है तो क्या सी ऐसे दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे दिखेगा, तो ये जो है आपका सिमेट्री नहीं है, लेकिन ये जो है आपका सिमेट्री है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, है ना, रिफ्लेक्शन यहाँ पे बता रहे थे, सॉरी, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके की संकल्पना को विकसित करना है फ्रेंड्स, तो किस चीज़ का आप उपयोग करेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। टू साइडेड काउंटर, है ना, द्विमुखी पटल का यूज़ करके आप क्या कर लेंगे, है ना, एक लाल एक पीला है, तो इस तरीके करके कुछ नहीं होगा आपको। नेक्स्ट है मोतियों की माला, मोतियों की माला से भी कुछ नहीं होगा। बिंदु सीट डॉट पेपर, ठीक है, हो सकता है। और गिनतारा, तो समझ लीजिए गिनतारा का उपयोग या अबेकस का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, है ना, बच्चे को जो है ऐड सिखाने के लिए, सब्सट्रैक्ट सिखाने के लिए, है ना। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, है ना, जो ये ऊपर है, ये क्या होता है, नीचे इसको क्या करते हैं, इसको लाते हैं और इस तरीके से बच्चे से यहाँ पे पूछते हैं कि कितना हो गया, है ना, तो ऊपर से जो एक नीचे गिरता है तो कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5 5 पहले से था, एक और आ गया, क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस तरीके से जो है बच्चा जो है ऐड सब्सट्रैक्ट, इसके अलावा जितने भी जटिल जैसे कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ों को भी अबेकस के माध्यम से सिखाना संभव होता है, सिखाया जाता है। तो यहाँ पे का आंसर कौन हो जाएगा, डॉट सीट, ठीक है, ये आपका जो डॉट पेपर है, बिंदु सीट, यहाँ से आपका हो सकता है, क्योंकि जब आप, है ना, ये जैसे यही आप अगर आकृति की बात करें तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री खींच करके आप क्या कर सकते हैं, दोनों को बराबर भाग में बांट भी सकते हैं। और इस तरीके से आप सिमेट्री, है ना, जब यहाँ पे एक मिरर होगा और इस तरीके से अगर आप आकृति बनाएंगे तो ये भी आपका सिमेट्री कुछ इस तरीके का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ आकृति आपको मिल रहा है फिर से दोबारा, ठीक है। तो ये है आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जी, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41 नंबर। कक्षा 5 में गणित की पीरियड्स में यह वाद विवाद रखा गया है, शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है, यह क्रियाकलाप बच्चे को प्रोत्साहित करता है। किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करता है फ्रेंड्स, अब जीरो के बारे में, है ना, शून्य अधिक प्रभावशाली संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पे पहले ही आपको क्वेश्चन में लिख दिया है कि वाद विवाद रखा गया है ना, क्लास 5 है, उसमें क्या रखा गया है ना, डिबेट रखा गया है। और आप यहाँ पे, है ना, इस एक्टिविटी के, यह एक्टिविटी जो बच्चे को प्रोत्साहित करता है, किस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करेगा, मित्रों में को सहयोग देने में, ठीक है, देखते हैं, विश्लेषण और संप्रेषण में, या फिर वे संख्याएं लिखने में और जिनमें शून्य होगा, या फिर वे समस्याएं हल करने में जिन संख्याओं के अंत में शून्य होगा। तो क्या होगा आंसर फ्रेंड्स। अब जैसे इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है या नहीं, है ना, अगर इस पर डिबेट चल रहा है, कोई बोलेगा कि शून्य एक सबसे प्रभावशाली संख्या नहीं है, कोई बोलेगा कि है ना, या फिर इस तरीके का कोई और क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कोई ज्यामिति है वो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, है ना, इस पर अगर डिबेट होगा तो हमारी ज्योमेट्री जो है, कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारे लिए जीवन में उपयोगी है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं उपयोगी है ना, इसकी जगह पे कुछ और भी हो सकता है। तो कुछ भी इस तरीके का जब आप डिबेटेबल कुछ इस तरीके का आप टॉपिक्स जब डिस्कस कर रहे हैं बच्चे के सामने, तो कहीं ना कहीं आप विश्लेषण और संश्लेषण कर रहे हैं, ठीक ना। तो विश्लेषण और संश्लेषण आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है ना, बच्चों को जो है जोड़ तोड़ करके बता रहे हैं कि हाँ भाई जो है शून्य क्यों जो है प्रभावशाली है या फिर क्यों नहीं है, ठीक है, सारी चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पे संप्रेषण नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ पे आपका ठीक है, कम्युनिकेट भी करना सीख लेगा और आपका विश्लेषण ठीक है, मान सकते हैं, है ना। तो ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है। अब कोई बच्चा है, उसको नंबर और कैलकुलेशन, है ना, नंबर्स और कैलकुलेशन में उसको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, उसको क्या बोलेंगे। तो जैसा कि आपको पता है ना, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित होता है समस्या। नेक्स्ट है आपका गणितीय क्षमता, साफ लिख दिया है, डिस्कैलकुलिया जो है आपका नंबर्स और, है ना, कैलकुलेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसके लिए है। और लास्ट जो है आपका दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता, तो आपको, है ना, एक ये किससे संबंधित है, इसको बोलते हैं विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, है ना, विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है,
इसमें आप विजुअली किसी चीज़ को जो है ना, आपका दिमाग जो है, आप मेंटल अपने दिमाग में जो है किसी भी चीज़ को है ना देख करके किसी स्थान का आप नहीं लगा पाते हैं, है ना, विजुअलाइज नहीं कर पाते चीज़ों को, तो विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे आप किसी भी प्लेस को देख करके, किसी भी स्थान को देख करके आपके दिमाग में जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाता है ना, वो जो है ऑर्गेनाइज नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। तो आप जब भी प्राइमरी लेवल पे किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हो, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी नहीं भी होता, 6 to 8 भी होता, तब भी आप ये कर सकते हैं, है ना। मैनिपुलेटिव टूल्स का यूज़ करने से क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स, मैनिपुलेटिव टूल्स मतलब कि आप किसी भी चीज़ को बच्चों को करने के लिए सिखा रहे हैं, अपने हाथों से करके, है ना, उसको जोड़ तोड़ रहा है बच्चा स्वयं, है ना, इस तरीके से कर करके विद्यार्थियों को जब व्यवहारिक उपकरण, है ना, मैनिपुलेटिव टूल्स के द्वारा जब बच्चों को सिखाया जाता है ना, अपने हाथ से बच्चे खुद करते हैं, जोड़ तोड़ करके खुद से सीखते हैं, तो किस चीज़ में मदद करेगा? प्रॉब्लम सोल्व करने में, ठीक है। स्पीड अप मेंटल एंड ओरल कैलकुलेशन, मतलब ओरल और मेंटल कैलकुलेशन जो है वो आपका उसका स्पीड हो जाता है। परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशन, ठीक बात है। अंडरस्टैंड बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट, सबसे बेहतर कौन सा हो जाएगा आपका? जब आप, है ना, हाथ से बच्चा करके सीखेगा या फिर जोड़ तोड़ करके किसी भी चीज़ को मैनिपुलेट कर करके चीज़ों को जब सीखेगा, कंसेप्ट को, तो बच्चे के अंदर क्या होगा? उस जो चीज़ वो कर रहा है, जिस कंसेप्ट को वो विकसित कर रहा है, उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होगा वो काफ़ी उसका बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है बट उतने भी अच्छे नहीं हैं, है ना। ऑप्शन नंबर 4 सबसे बेहतर है, ये होगा तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न है ना। ओपन एंडेड क्वेश्चन किसको बोलते हैं, है ना, सभी लोग को पता होगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं, है ना, जिसका एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकता है ना, एक से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं। अब जैसे आपसे पूछें कि बताइए भाई आप लोग सब मिल करके कि अगले 5 साल जो है आप कहाँ व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक ना, या अगले 1 साल तक, अगले 1-2 साल, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है ना, आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? तो सभी लोगों का जवाब अलग अलग आएगा, है ना। कोई कहेंगे हम गोवा में, कोई कहेंगे हम घर में ही रहना पसंद करेंगे, कोई कहेंगे कहीं और, तो अलग अलग तरह के आंसर आ रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाता है। क्लोज एंडेड में क्या होता है? आंसर आपका एक ही आता है ना, वैसा कोई क्वेश्चन जिसका कि सिर्फ एक, है ना, यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो आपका क्लोज एंडेड होगा। यहाँ पे ओपन एंडेड का क्वेश्चन है, तो 15 गुना 3 का मान क्या होगा? क्या होगा आंसर? बहुत सारा या फिर एक, है ना, एक ही आएगा। 15 × 45। नेक्स्ट है, आप 15 को 3 से गुना करके करेंगे, क्या होगा? फिर से वही एक ही आंसर आएगा। कोई 2 संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 होगा। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यूज नंबर लाइन टू फाइंड 3 × 15। तो ये भी आपका क्लोज एंडेड है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन हो जाएगा? 45, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जिसका गुणनफल 45 होगा, जैसे 15 × 45, है ना, 9 × 5 = 45, है ना, इस तरीके से और भी बहुत सारा हो सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, कंसेप्ट बस क्लियर कीजिए आप लोग, है ना, मेन कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कक्षा 2, है ना, 2 क्लास का बच्चा है, उसको हासिल वाले 2 अंकों की जो संख्या होता है उसको जोड़ने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का मुख्य कारण क्या होगा, है ना। किसी बच्चे को बहुत डिफ़िकल्टी होता है जो है ना 2, है ना, जो हासिल वाला आता है ना, बाकी वाला जो आता है उसमें दिक्कत होता है। जो 6-7 साल के 8 साल के जो बच्चे होंगे उनको काफ़ी वो दूर भागते हैं इस तरीके के, बाकी वाला जो जोड़ होता है। तो इसका मेन कारण क्या हो सकता है? पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का अभाव होता है, गणित की रुचि में अभाव होता है, अंकित मान और स्थानीय मान के अंतर में समझ होता है, या शून्य के मान की समझ की अभाव होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, गणित में रुचि का अभाव आप ये नहीं कह सकते हैं, रुचि ही नहीं है किसी भी चीज़ का, आप इतना बड़ा चीज़ आप नहीं बोल सकते हैं कि उसका रुचि ही नहीं है किसी चीज़ में, है ना। अंकित मान स्थानीय मान के अंतर को समझ नहीं पा रहा है। अब यहाँ पे इससे क्या मतलब है भाई? जैसे कि कोई क्वेश्चन यहाँ पे 3 और 5 इस तरीके का है, इसका अंकित मान और स्थानीय मान बताना है आपको जैसे, है ना। तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू तो खुद है भाई, प्लेस वैल्यू अगर पता करें तो 2 का 2000 हो जाएगा प्लेस वैल्यू, 1 का 100 हो जाएगा, 100 प्लेस में है, और 30 और 5 का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100, ये 1000 प्लेस पे है, ये आपका 100 थी आपका 10 प्लेस पे, और ये आपका 1 प्लेस। इससे मतलब है क्या क्वेश्चन का? क्या ये पूछा जा रहा है? नहीं, है ना। तो ये ख़त्म हो जाता है अपने आप, ठीक है।
ये भी खत्म हो गया। शून्य के महत्व की समझ, यहाँ पे शून्य का कहाँ बात किया गया है, यहाँ पे तो हासिल करने वाले जो होता है उसमें कठिनाई हो रहा ना, तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, आप आँख बंद करके लगा सकते हैं, पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया की समझ का वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीग्रुपिंग प्रोसेस। अब इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, रीग्रुपिंग क्या होता है, बड़ा समझिए इसको बेहतर ढंग से। अब जैसे बच्चा को है ना कोई जोड़ दिए हम 15 + 17, सॉरी इधर लिखते हैं 15 + 17, इसको जोड़ना है। बच्चा कैसे जोड़ेगा, 10 + 5 करेगा है ना, 10 को एक बंडल में क्या कर देगा, बांध देगा इस तरीके से, 1 2 3 4 5 हुआ 10, 3 5 है ना, एक और, तो ये बंडल हो गया मान चलिए 10 का। इसमें 5 जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 डंडा लगा दिया। इसी तरह से 7 इसके यहाँ पे 10 वो क्या कर दिया, यहाँ पे इस तरीके से अंदर कर दिया, ठीक है। आप जोड़ लीजिएगा 10 10 ही होगा, और यहाँ पे 7 डंडा लगा दिया। अब इसको जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब इसको जोड़ना शुरू करता है बच्चा, क्या करेगा, सबसे पहले डंडा को जोड़ेगा। 7 और 5 जोड़ा, क्या आया, 12 आ गया। अब 12 को फिर से बच्चा डंडा लगा करके लिखेगा है ना, डंडा लगा करके ये लिखेगा, ये जानता है वो कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ये डंडा जो गया कितना गया, 10 का गया, ठीक ना। यहाँ पे क्या लिखा गया, 2 है ना, 10 लिखा है ना, 10 और यहाँ 2 हो गया, 12 हो गया, ये 2 हो गया। तो इस तरीके से बच्चा करता है, छोटा बच्चा है ना। 7 और 5 क्या हो गया, 12 हो गया, 2 हो गया, बाकी बच्चा 10 है ना। और रीग्रुपिंग का मतलब यही हुआ कि 10 जो है ऊपर गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1, और इस तरीके से 32। तो ये है आपका रीग्रुपिंग है ना। बच्चा कैलकुलेशन करते समय है ना, गणना करते समय 10 के समूह बनाने की प्रक्रिया करता है, और इसी 10 बनाने का जो समूह है आपका, यही कहलाता है आपका क्या, रीग्रुपिंग। मतलब बच्चा रीग्रुप कर रहा है, फिर से उसी चीज़ को है ना बहुत ज़्यादा मतलब उप समूहों में बांट करके बच्चा पढ़ता है, तो इसी को बोला जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो चीज़ों को आप समझ करके आप उत्तर दीजिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण होगा। अब प्राथमिक स्तर का है भाई, तो गणित की पाठ्य पुस्तक के लिए तो आपको लग रहा होगा कि प्राथमिक स्तर का है, थोड़ा मोटा और बड़ा, मोटा बड़ा तो होना नहीं चाहिए भाई। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भ के द्वारा दिया जाना चाहिए, ठीक बात है। नेक्स्ट है, उसमें केवल बहुत से अभ्यास है ना, बहुत सारा अभ्यास दे दिया है ना। इट शुड ओनली कंटेन न्यूमरस एक्सरसाइज टू गिव रिगरस प्रैक्टिस है ना। उसमें मतलब यथा तथ्य जो है आपका अभ्यास किया जा सके ताकि है ना, और वह आकर्षक और रंगीन। तो छोटा बच्चा है तो आकर्षक और रंगीन होना चाहिए। कुछ लोग तो ये लगा देंगे, बट आपका सही आंसर ये नहीं होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 है ना। छोटा बच्चा है उसको बिल्कुल आकर्षक और रंगीन पेज दिखा दो, पढ़ लेगा नहीं। एक अच्छी पुस्तक की वो विशेषता नहीं है। क्या है अच्छी पुस्तक का विशेषता, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। मतलब आप उसको क्या करें, कंसेप्ट शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू कंटेक्स्ट है ना। कंटेक्स्ट के थ्रू जो है आप उसको किसी भी कंसेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस करें। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैन हीले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित या वर्गीकृत कर सकता है ना। तो वैसे स्टूडेंट जो डिस्क्राइब कर देता है ना, या वर्गीकृत कर लेता है शेप्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ये वर्ड बहुत ही आपका अच्छा है ना। ये क्वेश्चन देखते के साथ जिनको थोड़ा सा भी वैन हीले के बारे में ज्यामितीय स्तर का जिसको नॉलेज होगा, ये थ्योरी का है ना। वैन हीले क्या है, वैन हीले का मॉडल एक सिद्धांत है जो बताता है कि छात्र ज्यामिति किस प्रकार से सीखते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ पे भी आंसर आपका यहाँ पे जैसे ही पकड़ा गया है अपीयरेंस, आंसर तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा स्तर 0 मानसिक चित्रण। अब इसका कैसे होगा ये समझते हैं, बहुत डिटेल से यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका पिक्चर भी है, खैर पिक्चर को छोड़िए, आप यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए सबसे पहला है ना, यही इसी से समझाते हैं आपको। स्टेज 1 जो आपका स्टार्ट होता है, स्तर 1, वो आपका 0 से स्टार्ट होता है और इस तरीके से 4 तक जाता है। इस तरीके से 5 स्तर होते हैं है ना ज्यामिति सीखने के। बच्चे किस प्रकार से ज्यामिति को सीखते हैं है ना, उसी के ऊपर एक सिद्धांत दिए हैं वैन हीले है ना। अब इसमें से वैन हीले है ना, नाम बड़ा अजीब है ना। दोनों पति पत्नी थे, वैन पत्नी है या फिर हीले पत्नी है, अब पति कौन है ये कुछ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात है ना। दोनों में देखेंगे तो दोनों में वैन लगा हुआ है, दोनों के नाम में हीले भी लगा हुआ है, तो कुछ नहीं समझ में आता है कि कौन जो है वाइफ है और कौन उनके हस्बैंड है। चलिए तो इस पे छोड़िए, इसका बाद यहाँ पे चलती करते हैं यहाँ पे विजुअलाइजेशन की बात। विजुअलाइजेशन क्या है आपका, चाक्षुषीकरण जिसको बोलते हैं हिंदी में। यहाँ पे बच्चा जो है अपीयरेंस के बेसिस पर है ना, अपीयरेंस जो भी दिखता है बच्चा उसके बेसिस पर जज करता है ना। अब कोई आकृति को बच्चा आयत कह देता है, क्यों, क्योंकि वो उसको दरवाजे की तरह, बक्से की तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। या फिर किसी आकृति को बच्चा सर्किल कह देता है ना, सर्किल कह देता है, क्यों,
क्योंकि कोई चीज़ जो है उसको सूर्य की तरह, अंडे की तरह, है ना, कुछ इस तरीके का कुछ भी जो भी आपका गोलाकार होगा उसकी तरह उसको दिखाई देता है। ठीक, तो अपीयरेंस के बेसिस पर विजुअलाइजेशन में कुछ नहीं जानता है आकृति के बारे में, बस देख करके कह देता है कि हाँ भाई ये इस तरीके का है। क्यों? क्योंकि ये सूरज की तरह दिखता है। ठीक, चलिए अगला बात करते हैं एनालिसिस को हिंदी में हम लोग विश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, विश्लेषण, इसको हम लोग चाक्षुषीकरण, है ना, चाक्षुषीकरण, बहुत ही अजीब हिंदी है, चाक्षुषीकरण। नेक्स्ट विश्लेषण, है ना। विश्लेषण क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे बच्चे जो होते हैं गुण जान जाते हैं, है ना, जो भी प्रॉपर्टीज़ होता है थोड़ा बहुत उनकी जानकारी हो जाती है। मतलब यहाँ पे बच्चे कह सकते हैं कि एक वर्ग में 4 बराबर भुजा होता है, 4 बराबर कोण होते हैं, है ना, इसके 2 विकर्ण होता है जो आपस में क्या करता है, एक दूसरे को काटता है। तो ये था आपका, है ना, मतलब यहाँ पे विश्लेषण में बच्चा आकर के क्या होता है, गुण को जान लेता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल से यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से मान के चलिए कुछ पिक्चर बना हुआ है। ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा आपका ये इस तरीके का होगा। ओह, ये देखिए, ठीक है, फिर इस तरीके का है, बंद है, फिर आपका इस तरीके का है। नेक्स्ट जो फिगर है वो आपका कुछ इस तरीके का है। ये जो है आपका कुछ इस तरीके का है, पूरा तो मिटा नहीं सकते हैं, सॉरी गलत बन गया ये आपका, इससे भी ज़्यादा आपको पतला बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए, इसके बाद इस तरीके का, तो ये कुछ है ना, A B C D E और F, ये आपका E है ना, ये आपका कट गया है, ये F। तो यहाँ पे जो स्तर है ना, जिसका जो लेवल 0 वाला है, ठीक है, जो आपका विजुअलाइजेशन में होगा, जो बच्चा विजुअलाइजेशन में होगा वो क्या कहेगा कि E को छोड़ करके, इसको छोड़ करके, E को, है ना, इसको छोड़ करके बाकी सब उसको त्रिभुज नजर आएगा। ये भी उसको, इसको भी त्रिभुज कहेगा, इसको भी त्रिभुज, हालांकि ये बंद नहीं है, ठीक है ना, खुला है, फिर भी इसको त्रिभुज कहेगा। सभी आकृति को क्या कहेगा, त्रिकोण बताएगा, त्रिभुज बताएगा। ई को क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि बहुत पतला है, ठीक है ना। अगर लेवल 1 की बात करें, है ना, अगर विश्लेषण की बात करें, तो जो बच्चा विश्लेषण में पहुंच चुका है ना, वो बच्चा क्या कहेगा कि केवल ई और एफ क्या है, त्रिभुज है, बाकी सब त्रिभुज नहीं है ना, ठीक है। तो वो जो है केवल वो पहचान लेगा, एनालिसिस वाला बच्चा पहचान लेगा कि ई और एफ ही जो है वो क्या है, त्रिभुज है। और सही बात है, ई और एफ ही सिर्फ त्रिभुज है, ये सब त्रिभुज नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से होता है क्या, त्रिभुज ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 2, इसके बाद अगला चलते हैं इनफॉर्मल डिडक्शन, है ना, जिसको बोलते हैं अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन ये क्या होता है आपका, ये होता है यहाँ पे बच्चा जो है आकृतियों के बीच में संबंधों को पहचान लेता है ना। यहाँ पे आकर के बच्चा ये समझ जाएगा, है ना, कि सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत, सभी वर्ग को आयत कह सकते हैं, बट सभी आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते, ठीक है। सभी वर्ग को आयत कह सकते हैं, बट सभी आयत को हम वर्ग नहीं कह सकते हैं। इसी तरीके से, है ना, इस स्तर पे छात्र ये कह सकता है कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है, सिमेट्री होता है। आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है वो क्या होता है, सिमेट्री होता है। इसलिए उनके जो आधार का जो कोण है होता है ना, सॉरी, आधार का जो कोण होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो इस तरीके का, है ना। लेकिन यहाँ पे इनफॉर्मल डिडक्शन में आकर के, ठीक है, बच्चा इतना समझ चुका है कि ये जो है सभी वर्ग जो है वो आयत हो सकते हैं, है ना, किस बेसिस पे होते हैं ये भी बच्चा समझ जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चे के पास, है ना, जटिल कोई तर्क नहीं होता है ना, कोई खास तर्क नहीं देते हैं बच्चे इसका। तो नेक्स्ट अगला जो आपका है वो चलते हैं, वो है आपका डिडक्टिव रीजनिंग, है ना। डिडक्टिव मतलब ये है आपका फॉर्मल डिडक्शन जिसको बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट जो आपका है वो है फॉर्मल डिडक्शन, जिसको हिंदी में बोला जाता है औपचारिक निगमन, है ना, औपचारिक निगमन। ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका लेवल कौन सा है, लेवल 3 है, ठीक है। लेवल 3 पर बच्चा जो होता है, यानी छात्र जो होता है, वो औपचारिक प्रमाण, है ना, औपचारिक प्रमाण दे देता है। यानी उसके पास जो है अब आ चुका है, तर्क अच्छे से आ चुका है कि ऐसा क्यों होता है या फिर कैसे हो रहा है। तो बच्चा जो है औपचारिक ज्यामिति के कंसेप्ट के आधार पर किसी भी चीज़ को समझ लेता है, किसी भी अर्थ को समझ लेता है ना, कि यूक्लिड ज्योमेट्री जो है ये कहता है ना, इस तरीके से तर्क देता है कि जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री में आपको बताया गया ना कि हाँ भाई परिभाषाएं कुछ है, कुछ स्वयं सिद्ध आपका प्रमेय होता है, कुछ प्रमेय जिसको आप सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को बच्चा जान जाता है। और लेकिन फिर भी यहाँ पे, है ना,
नॉन यूक्लिडियन जो कुछ ज्यामिति है वो बच्चा नहीं बता पाता है, ठीक है। वो कहाँ पे करेगा? रिगर में, जिसको बोलते हैं हम लोग कठिनता या फिर कह सकते हैं दृढ़ता, ठीक ना। इसको हिंदी में रिगर को दृढ़ता बोला जाता है। इस स्तर पर बालक जो है ज्यामिति को एक गणितज्ञ के स्तर पर, है ना, एक गणितज्ञ के स्तर पर समझ जाता है। अब आप समझ गए होंगे, है ना, कि क्या होता है। तो आपने देखा कि विजुअलाइजेशन में बच्चा जो है किस तरह का तर्क देगा। वो ये बोलेगा, है ना, कि कोई भी आकृति जो है ये आयत है क्योंकि वो बक्से की तरह दिखता है या फिर वो दरवाजे की तरह दिख रहा है। यहाँ पे आकर के क्या बताएगा कि दरवाज़ा जो है वो क्या है, दरवाज़ा आयत की तरह दिख रहा है ना, इस तरीके का बोलेगा। इनफॉर्मल डिडक्शन में आकर के बच्चा जो है क्या करेगा, है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह की आकृतियों को समझ जाएगा कि ये स्क्वायर है ना, और स्क्वायर की जो भी विशेषता है बच्चा ये भी समझ जाता है, लेकिन उसके बारे में जो है जटिल तर्क नहीं दे पाता है कि हाँ भाई इसके कारण, है ना, औपचारिक प्रमाण नहीं दे पाता। यहाँ पे जाकर के बच्चा जो औपचारिक प्रमाण देता है, और रीगर में तो लास्ट में जाकर के गणितज्ञ की भांति समझ जाता है। तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अपीयरेंस के बेसिस पर बता रहा है बच्चा, है ना, वर्गीकृत कर पा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? मानसिक चित्रण, मतलब जो दिखाई दे रहा है उसको उस तरीके से देख करके बच्चा वर्गीकृत कर पा रहा है। नेक्स्ट, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता के विकास के लिए होता है ना। कम्युनिकेशन अगर आप मैथमेटिक्स में करते हैं तो कौन सी एबिलिटी को डेवलप किया जा सकता है? गणितीय विचार सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करते हैं। दंड आरेख को देख करके आंकड़े का अर्थ लगा लेता है। गिव प्रमोट रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस आस्क्ड इन द क्लास, या फिर कंट्राडिक्ट द व्यूज़ ऑफ अदर ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना। तो यहाँ पे दूसरे के विचारों का खंडन करने के लिए नहीं करते हैं। कक्षा में पूछे गए प्रश्न के तुरंत उत्तर देना नहीं। दंड आरेख को देख करके आंकड़े का अर्थ लगा लेना। यहाँ पे बार ग्राफ्स का चर्चा ही नहीं हो रहा है। तो लास्ट एक ही बचा आपका, गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज, है ना, टू ऑर्गेनाइज, कंसोलिडेट और एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग। आप इसलिए क्या करते हैं? कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिक्स में। अब आपका लास्ट क्वेश्चन रहा, है ना, लास्ट क्वेश्चन है आपका। एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, है ना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंड दैट टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल शुड फोकस ऑन, किस चीज़ पे फोकस करता है? तो विद्यार्थियों को गणित की शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अर्जित करने में सहायता, ठीक है। उच्चतर गणित की तैयारी के लिए, ठीक है। गणित की मूर्त होना चाहिए यहाँ पे, ये आपका गलत हो गया। कक्षा में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों के दैनिक जिंदगी से जोड़ने का, बहुत बेहतर आंसर है आपका, है ना। यहाँ पे जो है कनेक्ट किया जाता है ना, क्लासरूम लर्निंग को विथ एवरीडे लाइफ, है ना। आप अपने दैनिक जीवन की, दिन प्रतिदिन की, अगर आप ज़िंदगी से बच्चों को जोड़ करके पढ़ाते तो वो सबसे बेहतर है ना। गणित का शिक्षा इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय मापदंड आप अर्जित करने के लिए, ये अगर आप कर दे रहे तो वो अर्जित हो जाएगा, उच्चतर गणित के लिए भी तैयार बच्चा हो जाएगा। तो बेहतर आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम आगे करते रहेंगे इसी प्रकार से। आप चैनल पे बने रहिए। चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।